नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सेशंस एंड मोशंस इन इंडियन पार्लियामेंट। यानी भारत की जो पार्लियामेंट है, जो लोकसभा और राज्यसभा जो दो हाउसेज हैं, उनमें सेशंस कितने होते हैं, सेशंस कंडक्ट कैसे किए जाते हैं और कितने प्रकार के मोशंस जो हैं वो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर यूज किए जाते हैं, ताकि एग्जीक्यूटिव को, गवर्नमेंट को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंट्रोल किया जा सके और पार्लियामेंट को सुचारू ढंग से चलाया जा सके। तो ज्यादा समय ना लगाते हुए आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये केवल हमारे पार्लियामेंट की बात नहीं है। अगर आप किसी बोर्ड की मीटिंग में बैठते हो, किसी कंपनी के बोर्ड की मीटिंग में बैठते हो, किसी क्लब के बोर्ड की मीटिंग में बैठते हो, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रोसीजर्स, बहुत सारा थॉट प्रोसेस बड़ा कॉमन सा है। तो हमारी पार्लियामेंट भी किसी बोर्ड से कम नहीं है, किसी बोर्ड की मीटिंग से कम नहीं है। और अगर हम इन प्रोसीजर्स के ऊपर, इन तरीकों के ऊपर हम लोग अपना कंट्रोल कर लेते हैं, अगर हमारे को ये समझ आ जाता है, तो हम, जो व्यक्ति प्रिसाइडिंग पे होता है, जो व्यक्ति बोर्ड के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर ऊंचाई पर बैठता है, जो सरकार है, उसको हम बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सरकार कुछ गलत करती है तो हम उनसे सही तरीके से सही सवाल पूछकर उनको परेशान कर सकते हैं और एफिशिएंटली अपना काम करवा सकते हैं। नहीं तो हम लोग कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि सरकार हमारे फेवर का काम नहीं कर रही है और हम क्या करें। लेकिन अगर हमें प्रोसीजर्स पार्लियामेंट के पता होंगे तो हम गवर्नमेंट को और एग्जीक्यूटिव को बहुत एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए आज का जो वीडियो है वो हम लोग शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पार्लियामेंट एक्चुअली में वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहली चीज जो इसके अंदर आती है वो ये है कि सेशंस इन द पार्लियामेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये डिफाइन करता है कि भारत के अंदर जो पार्लियामेंट है उसके सेशंस के अंदर 6 महीने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इफेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें कम से कम 2 सेशंस हमारे पार्लियामेंट में होने चाहिए। लेकिन एक्चुअली में एक कन्वेंशन ये बना हुआ है कि हमारे पार्लियामेंट में 3 सेशंस होते हैं। 3 मेन सेशंस जो है हमारे पार्लियामेंट में कंडक्ट होते हैं। पहला है बजट सेशन जो फरवरी और मई के बीच में होता है। दूसरा है मॉनसून सेशन जो लगभग जुलाई और सितंबर के बीच में होता है। और तीसरा है विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर के बीच में। ये तीनों सेशंस कब शुरू होंगे, इसकी समनिंग कौन करेगा? इसकी समनिंग करते हैं प्रेसिडेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समनिंग ऑफ द हाउस, यानी कि कोई सेशन कब शुरू हो रहा है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो समन करते हैं पार्लियामेंट को जब भी किसी हाउस को शुरू होना होता है कि हाँ जी बजट सेशन शुरू हो रहा है या विंटर सेशन शुरू हो रहा है। तो कौन बताता है? ये प्रेसिडेंट साहब बताते हैं। प्रेसिडेंट साहब क्या अपनी मर्जी से ये डिसाइड करते हैं? इसका जवाब है नहीं। प्रेसिडेंट साहब को ये बात सरकार, गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं जाकर बताते हैं कि साहब आप इस तारीख से हमारा जो पार्लियामेंट है उसका सेशन स्टार्ट करवा दीजिए। और ये हमने पढ़ा है कि गैप बिटवीन 2 सेशंस कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। 6 महीने से ज्यादा का गैप 2 सेशंस के बीच में नहीं हो सकता। तो 3 सेशंस क्यों होते हैं? कानून में ये लिखा है कि 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता और कन्वेंशन ये है कि 3 सेशन होने चाहिए। तो एक्चुअली में अगर कभी हमारे देश की सरकार ये डिसाइड करे कि हम एक सेशन ही नहीं करेंगे तो वो ये कर सकते हैं, ये वो कर सकते हैं। ये कन्वेंशन के अगेंस्ट है, किसी लॉ के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन जब आप कन्वेंशन के अगेंस्ट भी जाते हैं तब भी बहुत ज्यादा सवाल जवाब उठ सकते हैं। इसलिए जो कन्वेंशन चली आ रही है 3 सेशंस की, वो कन्वेंशन के साथ सारी की सारी गवर्नमेंट्स जो है उसके साथ चलती है। नेक्स्ट आता है जब एक हाउस समन हो चुका है तो उसकी एडजर्नमेंट। ये एडजर्नमेंट का काम स्पीकर या चेयरपर्सन का होता है, यानी लोकसभा में स्पीकर का और राज्यसभा में चेयरपर्सन का, जो ये बताते हैं कि एक टेम्परेरी सस्पेंशन की जरूरत है सेशन के अंदर। जो सेशन चल रहा है, जैसे विंटर सेशन चल रहा है, तो उसके अंदर किसी समय पर या तो मजबूरी में, मजबूरी का मतलब है कि जी हो हल्ला होने लग गया है, ठीक है ना, और सारे के सारे जो सांसद हैं वो वेल में आ गए हैं और वो कोई किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग ए रक्कस, ऐसी सिचुएशन के अंदर एडजर्नमेंट हो सकता है।
तो ये एडजर्नमेंट क्या क्या होगा कि मान लीजिए सुबह 11 बजे संसद लगी और उसी टाइम पे झगड़ा शुरू हो गया, तो जो स्पीकर महोदय है उन्होंने कहा कि 2 बजे तक संसद स्थगित है, तो उस चीज को हम लोग एडजर्नमेंट कहते हैं। और दूसरा होता है एडजर्नमेंट साइने डाई। कई बार ऐसा होता है कि झगड़ा बढ़ जाता है, या फिर दिन का काम खत्म हो जाता है, या फिर कोई और मैटर, जब आप ये नहीं बताते, आप एडजर्न तो करते, स्पीकर या चेयरमैन जो है एडजर्न तो करता है, बट ये नहीं बताता कि हम रिकन्वीन कब करेंगे, हम दोबारा कब मिलेंगे, या फिर जब सेशन जो है वो लगभग कंप्लीट हो जाता है या वो कंप्लीट हो जाता है, तो ऐसे टाइम में क्या करते हैं, हम उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट साइने डाई। मतलब एडजर्नमेंट तो हो चुका है सेशन, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम दोबारा कब मिलेंगे। ठीक है, जब सेशन के बीच में एक टेम्परेरी ब्रेक आता है और ये बताया जाता है कि सेशन रिकन्वीन कब होगा, उसको हम लोग एडजर्नमेंट बोलते हैं। और जब सेशन के बीच में ऐसा ब्रेक आता है जिसमें यह नहीं पता होता कि हम रिकन्वीन कब करेंगे, कोई डेट और टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता है, तब उसको एडजर्नमेंट साइने डाई बोल सकते हैं। इसके अलावा एक होता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब ये होता है कि सेशन जो है वो एंड हो चुका है। नॉर्मली एडजर्नमेंट का जब समय चल रहा होता है, एडजर्नमेंट के समय के दौरान कभी भी प्रेसिडेंट जो है ये कह सकते हैं कि हाँ जी सेशन एंड है, या फिर सेशन जो एंड करने की जो बात है वो प्रेसिडेंट पहले ही बता देते हैं कि हाँ जी इस तारीख को सेशन एंड हो जाएगा, तो दैट इज नोन एज प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब है फॉर्मल एंडिंग ऑफ द सेशन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफ बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट होने के बाद सेशन को फॉर्मली खत्म करना, उसको हम लोग प्रोरोगेशन बोलते हैं। जब प्रोरोगेशन होता है यानी कि सेशन खत्म होता है, तो जो बिल्स हैं या जो प्रोसीडिंग्स हैं वो खत्म नहीं होते हैं, लेकिन जो मोशंस हैं वो लैप्स हो जाते हैं। मोशंस लैप्स हो जाते हैं, बिल्स लैप्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन। हम लोग ये जानते हैं कि लोकसभा की जो लाइफ है, एक लोकसभा की लाइफ मैक्सिमम 5 साल होती है, और मिनिमम ऐसा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कह देता है कि हम लोग जो मेजोरिटी है वो लूज कर चुके हैं, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह पास हो चुका है, तो ऐसे समय में लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। उसको हम लोग बोलते हैं लोकसभा का डिसोल्यूशन। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, राज्यसभा चलती रहती है, लेकिन लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि लोकसभा का टर्मिनेशन ये या तो 5 साल के कंप्लीशन पर होता है, या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा प्री मेच्योरली भी इसको किया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे, दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के बाद एक ही ऑप्शन बचती है, वो है लोकसभा के चुनाव और नई सरकार का गठन। नेक्स्ट आता है कोरम। कोरम का मतलब होता है कि कोई सेशन में कितने लोग होने चाहिए ताकि वो सेशन जो है उसको शुरुआत की जा सके। जैसे कि लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, तो कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए ताकि लोकसभा का सेशन जो है उसको शुरू किया जा सके, तो उसको हम लोग कोरम बोलते हैं। हमारे लोकसभा और राज्यसभा में यह कहा गया है कि अगर मेंबरशिप 1/10 हो जाती है तो उस सेशन को शुरुआत की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में टोटल मेंबरशिप 543 की है, तो अगर 55 लोग भी लोकसभा में किसी टाइम पर बैठे हुए हैं, तो फिर उस समय पर लोकसभा की कार्रवाई को शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है लेम डक सेशन। लेम डक सेशन का क्या मतलब है? लेम डक सेशन नाम से भी पता लगता है कोई व्यक्ति जब रिजाइन कर देता है और रिजाइन के बाद भी जब जॉब पे जाता है, तो वो काम धाम नहीं करता है, कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं करता है, बस वो टाइम पास करता है। तो ऐसा ही हमारे पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर बैठे हुए वो व्यक्ति हैं जो नए साल के नया चुनाव जो है वो हार गए हैं, लेकिन पुरानी लोकसभा के मेंबर्स हैं, पुरानी लोकसभा के मेंबर्स हैं, सेशन चल रहा है और नई लोकसभा के अंदर वो दोबारा चुनकर नहीं आए हैं, तो वो पार्लियामेंट में जा तो रहे हैं, लोकसभा में जा तो रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि वो कुछ समय के मेहमान हैं, उसके बाद लोकसभा के अंदर वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो उन लोगों को हम लोग लेम डक बुलाते हैं। ठीक है ना, और उन लोगों के जो सेशन होता है उसको हम लोग बुलाते हैं लेम डक सेशन। तो रेफर्स टू द लास्ट सेशन ऑफ द लोकसभा बिफोर इट्स डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन से पहले की लोकसभा। और सिटिंग मेंबर्स जो री इलेक्शन जिनका नहीं हुआ है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लेम डक।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर मतलब लोकसभा का सेशन शुरू हुआ सुबह 11 बजे, पहला 1 घंटा 11 बजे से 12 बजे का जो समय होता है वो होता है क्वेश्चन आवर, जिसके अंदर जो एमपीज होते हैं, जो सांसद होते हैं, बेसिकली जो ऑपोजिशन के सांसद होते हैं, वो सवाल जवाब पूछते हैं। किससे सवाल पूछते हैं? सरकार से सवाल पूछते हैं, एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछते हैं, मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं। 3 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। पहले सवाल को कहते हैं स्टार्ड क्वेश्चन, स्टार मार्क लगा होता है उनके ऊपर। इन सवालों के जवाब मिनिस्टर साहब जो है ओरल देते हैं, मतलब खड़े होकर पार्लियामेंट में वो बताकर उनके जवाब देते हैं। दूसरे तरह के क्वेश्चंस होते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चंस। उनका जो जवाब है मिनिस्टर साहब को वो रिटर्न में देना होता है, वो उनका जवाब लिखित में देते हैं। तीसरे तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का जवाब किसी न किसी अर्जेंट पब्लिक मैटर के लिए पूछा जाता है। कोई ना कोई अर्जेंट पब्लिक मैटर होगा, उसके अंदर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस जो हैं वो मिनिस्टर साहब से या सरकार से या प्रधानमंत्री से पूछा जा सकता है। तो ये 3 तरह के सवाल जो है वो क्वेश्चन आवर के अंदर गवर्नमेंट से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आवर के बाद एक और चीज है जीरो आवर, जो भारत की पार्लियामेंट में यूनिक है। मतलब आपको दुनिया के और किसी पार्लियामेंट में जीरो आवर का जिक्र जो है सुनाई नहीं देगा। जीरो आवर क्या होता है? ये एक इनफॉर्मल सा सेशन होता है जो क्वेश्चन आवर के बाद होता है, और इसके अंदर मेंबर जो है किसी बहुत अर्जेंट मैटर को डिस्कस करने के लिए आवाज उठाते हैं, और विदाउट प्रीवियस नोटिस ये जो जीरो आवर है इसको कंडक्ट किया जा सकता है। विदाउट प्रीवियस नोटिस का मतलब है कि एक दिन पहले नहीं, जिस दिन सेशन है उसी दिन सुबह 10 बजे से पहले आप स्पीकर साहब से अप्रूवल ले लीजिए, और जीरो आवर जो है वो क्वेश्चन आवर के बाद डलवा दीजिए, और एक किसी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर आप सरकार से उनका विचार जो है वो पूछ लीजिए। तो जीरो आवर जो है वो किसी एक अर्जेंट पब्लिक मैटर के बारे में डिस्कशन के लिए हमारी पार्लियामेंट के अंदर यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अगर कभी ऐसा हो कि कोई सांसद को लगे कि पार्लियामेंट के रूल्स का ब्रीच हुआ है, पार्लियामेंट के रूल्स जो हैं वो तोड़े गए हैं सरकार के द्वारा, सरकार ने पार्लियामेंट के रूल्स की अवमानना की है, गलत किया है, तो वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर सकता है कि भाई काम प्रोसीजर के हिसाब से होना चाहिए, जो प्रोसीजर डिफाइंड है पार्लियामेंट का उस तरीके से काम करिए। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है ऑपोजिशन वाले या सांसद या एमपी जो है वो रेज कर सकते हैं सरकार को ये जताने के लिए, स्पीकर महोदय को, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को ये जताने के लिए कि कुछ गड़बड़ रूल्स के अंदर, रूल्स को फॉलो करने में हुई है और आप इसे ठीक कीजिए। फिर उसके बाद एक सेशन होता है हाफ एन आवर डिस्कशन। तो कई बार क्या होता है कि जो आंसर्स जो है मिनिस्टर्स ने दिए हैं, रिटर्न या नॉन रिटर्न, उसके ऊपर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो क्लैरिफिकेशन आपको हाफ एन आवर डिस्कशन के अंदर मिल सकती है। इसमें केवल आधे घंटे की डिस्कशन जो है वो स्पीकर साहब या चेयरमैन साहब वो अलाउ कर सकते हैं, जिसके अंदर आप मिनिस्टर से पूछ सकते हैं कि जी आपने ये जवाब दिया था, इसको प्लीज क्लैरिफाई तो कीजिए, इसका मतलब क्या है। तो दैट इज नोन एज हाफ एन आवर डिस्कशन। अगला आता है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, जिसको हम लोग 2 आवर डिस्कशन भी कहते हैं। ये भी किसी अर्जेंट पब्लिक मैटर के ऊपर डिस्कशन के लिए रेज किया जाता है, लेकिन इसके अंदर प्रायर अप्रूवल लिया जाता है। पहले ही सरकार को बताया जाता है कि हाँ जी हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक 2 घंटे का डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आवर जीरो आवर के बाद हम लोग ये 2 घंटे का डिस्कशन करना चाहेंगे, जिसके अंदर हम आपसे इस विषय के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर बात करना चाहेंगे। तो इस तरीके से ये सारी डिस्कशंस जो हैं वो पार्लियामेंट में कंडक्ट की जाती हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी पार्लियामेंट के अंदर हमारे को देखने को मिलती है वो है मोशंस इन दी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में मोशंस का पास होना। पार्लियामेंट में मोशन जो है वो ज्यादातर या बेसिकली ऑपोजिशन ही लेकर आती है, दूसरी पार्टियां जो सत्ता में नहीं है वही ज्यादातर मोशंस लेकर आती है। इनका पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस होता है सरकार को, गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को सेट करके रखना, रूल्स के हिसाब से रखना, ताकि डेमोक्रेसी
मेंटेन की जा सके। ये एक बेसिक सोच होती है सरकार की, या घर में किसी जो बड़ा व्यक्ति है उसकी, या कंपनी में बॉस की। जैसे एक कहावत है ना, बॉस इज ऑलवेज राइट, ही मे नॉट बी राइट बट ही कंसीडर्स हिमसेल्फ टू बी राइट। तो ऐसे हमारे देश की सरकारों को हमेशा ये लगता है कि वो जो मर्जी करें वो ठीक ही कर रहे होंगे, वो कुछ गलत नहीं कर सकते। ये एक सोच हमारी सरकारों की रहती है, घर में बड़ों की रहती है, ऑफिस में बॉस की रहती है। तो ऐसे में किसी को डायरेक्टली कन्फ्रंट अगर आप करेंगे, किसी ताकतवर व्यक्ति को डायरेक्टली कन्फ्रंट करेंगे, तो वो चीज जमेगी नहीं, वो उसको पसंद नहीं करेगा, वो उसको लाइक नहीं करेगा और वो उसको दबा देगा। लेकिन अगर एक प्रोसीजर डिफाइन किया जाए जिसपे सब एग्री हो कि इस तरीके से आप अपनी बात को कह सकते हो, तो फिर ये चीज एग्रीएबल हो सकती है। बॉस ने अगर प्रोसीजर रख रखा है कि जी आप इस तरीके से इस फॉर्मेट के ऊपर मुझे शिकायत लिखकर भेज सकते हो, तो फिर वो उसके अंदर उतना बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि ये प्रोसीजर डिफाइंड है। उसी तरीके से मोशंस जो है वो डिफाइंड है, जो ये बताते हैं कि किस तरीके से ऑपोजिशन एमपीज सांसद जो है देश की सरकार को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी, ये अलाउ करते हैं मेंबर्स को कि वो पार्टिसिपेट करें डिबेट और इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर डिस्कशन करें। ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने में सब हेल्प करते हैं, उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने में हेल्प करते हैं। मोशंस आर वेरी वाइटल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फॉस्टरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड डिबेट के लिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए जो ये है, जो मोशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक और चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशंस। रेजोल्यूशन जनरली जो है वो ओपिनियंस और रिकमेंडेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए होते हैं, कि कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में क्या सोच रहा है, उस चीज के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है रेजोल्यूशन। लेकिन मोशंस का क्या मतलब होता है, मोशंस होते हैं किसी ना किसी डिसीजन मेकिंग के लिए। ज्यादातर मोशंस हमारी पार्लियामेंट में पास नहीं होते हैं, ज्यादातर मोशंस हमारी पार्लियामेंट में पास नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, बॉस ने प्रोसीजर बना रखा है चिट्ठी लिखकर बॉस को देने का कि जी आप गलती कर रहे हो, लेकिन क्या अगर उसके ऊपर बॉस एक्शन लेना ना चाहे तो क्या कोई एक्शन होगा? नहीं होगा। मोशन ऑफ द पार्लियामेंट को पास करने के लिए कम से कम 50% ऑफ द वोट्स चाहिए। अब जब आपके पास 50% ऑफ वोट्स नहीं है, तभी तो आप ऑपोजिशन में बैठे हुए हो। आप ऑपोजिशन में इसीलिए बैठे हुए हो क्योंकि आपके पास 50% प्लस वोट्स नहीं है। अगर होती तो आप सत्ता में होते, आप एग्जीक्यूटिव में होते, आप खुद गवर्नमेंट होते। तो जब आपके पास नंबर्स नहीं है तो आप मोशन को तो पास करवा ही नहीं सकते। और अगर गलती से आपका मोशन पास हो गया तो बहुत ज्यादा चांस है कि जो सरकार है वो गिर जाएगी, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा वही हो जाएगा। तो इसीलिए मोशंस का पास होना लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मोशंस है ताकि उस बारे में बातचीत की जा सके, जो गलत हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन किया जा सके, लोगों को अवेयर बनाया जा सके, लोगों को पता लगे, मीडिया उसके बारे में डिस्कशन करे, गवर्नमेंट उसके बारे में डिस्कशन करे। गवर्नमेंट को कोई ना कोई डर जरूर होना चाहिए, अवेयरनेस फैलनी चाहिए। जो नए सांसद आ चुके हैं लोकसभा राज्यसभा में, उन लोगों को पता लगेगा कि हाँ ये तरीके होते हैं। कल को जाकर जब वो मेच्योर होंगे, फिर भी चाहे वो अपोजिशन में बैठे, लेकिन वो उन तरीकों को यूज करके गवर्नमेंट को जमीन पर लेकर आ सकते हैं। ये चीजें हम लोगों ने अंग्रेजों के समय में सीखी थी। अंग्रेज लोग अपनी मर्जी से कानून पास करते थे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारे कई बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स असेंबलीज में जाकर, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जाकर ऐसे तगड़े भाषण दिया करते थे कि अंग्रेजों के बिल की हालत खराब हो जाती थी। तो ऐसा ही आज के समय में भी हो सकता है आप बिल को डिसअप्रूव ना करवा पाए, हो सकता है कि बिल सरकार तब भी ले जाए, हो सकता है बिल तब भी पास हो जाए, सरकार जो है मनी बिल बनाकर बिल को पास करवा ले। लेकिन अगर आपने मोशन रेज किया है तो उससे एक बहुत इम्पैक्टफुल, एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी जो है वो डिवाइस होती है ताकि गवर्नमेंट को कंट्रोल किया जा सके। तो कौन कौन से मोशंस इंपॉर्टेंट होते हैं? तो सबसे पहला और सबसे बड़ा मोशन आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये मोशन कब आता है? ये मोशन किसी एक स्पेसिफिक मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं होता, एक जनरल होता है, ये बताने के लिए कि सरकार के पास नंबर्स नहीं है। 272 सीटें एमपीज को चाहिए, 272 एमपीज चाहिए
सरकार को सरकार में बने रहने के लिए। तो अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि 272 का नंबर इनके पास नहीं है तो फिर वो सरकार गिर जाएगी, और ऐसा नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत पॉसिबल है। सेंश्योर मोशन जो है वो भी कुछ ना कुछ नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरह ही है, लेकिन सेंश्योर मोशन के अंदर किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के खिलाफ किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर ही चर्चा की जा सकती है। सेंश्योर मोशन का भी रिजल्ट यही होता है कि अगर सेंश्योर मोशन पास हो जाता है तो बहुत सारा बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सरकार को रिजाइन करना पड़ सकता है, लेकिन हालांकि ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन ज्यादा चांसेस ये है कि अगर सेंश्योर मोशन भी अप्रूव हो जाता है तो भी सरकार को रिजाइन करना पड़ सकता है। लेकिन सेंश्योर मोशन के अंदर आप एक स्पेसिफिक मिनिस्टर और एक स्पेसिफिक मुद्दा लेते हो, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर ना तो स्पेसिफिक मिनिस्टर है और ना ही स्पेसिफिक मुद्दा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का केवल एक ही मुद्दा है, वो ये है कि सरकार अपनी मेजोरिटी को लूज कर चुकी है। तीसरा आता है एडजर्नमेंट मोशन। पार्लियामेंट सेशन में चल रहा है और तभी सडनली देश में कुछ विपदा आ गई, कोई आपदा आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई इशू आ गया, कोई वॉर हो गई, कहीं कोई अटैक हो गया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आपको लगता है, अगर एक एमपी को लगता है, अगर ऑपोजिशन को लगता है कि सारे प्रोसीजर को रोककर हमारे को इस मैटर के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, तो वो एडजर्नमेंट मोशन ला सकती है। अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर के ऊपर डिस्कशन के लिए एडजर्नमेंट मोशन को लाया जा सकता है, और ये केवल और केवल लोकसभा के अंदर पॉसिबल है। उसके बाद आता है प्रिविलेज मोशन। वी आर ऑल अवेयर कि हमारे जो सांसद होते हैं, जो एमपीज होते हैं, उनको बहुत तरह की प्रिविलेजेस मिलती है। अरेस्ट नहीं हो सकता सेशन के दौरान, या कोई उनको प्राइवेसी के ज्यादा राइट्स मिलते हैं। पार्लियामेंट के अंदर होते हैं तो उनको एक्स्ट्रा राइट्स मिलते हैं। तो अगर कभी किसी सांसद को, किसी पार्लियामेंटेरियन को ऐसा लगता है कि उसके राइट्स का हनन किया गया है, उसके प्रिविलेजेस का हनन किया है, सरकार ने उसके साथ गलत किया है, उसके जो राइट बनते हैं एज एन एमपी, एज ए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, उनको वायलेट किया गया है, तो वो प्रिविलेज मोशन जो है वो रेज कर सकता है। बिलीव्स दैट द प्रिविलेज और द प्रिविलेज ऑफ द हाउस हैज बीन वायलेटेड। ये किसी इंडिविजुअल के खिलाफ हो सकता है, मिनिस्टर के खिलाफ हो सकता है, या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा के खिलाफ भी हो सकता है। फिर आता है अगला कॉल अटेंशन मोशन। ये जो है ये लाया जाता है फॉर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। कोई बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक मैटर जो है वो सामने आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में कॉल अटेंशन मोशन जो है वो कोई एमपी लेकर आ सकता है। ये इंश्योर कर सकता है कि उसका जो मिनिस्टर है, जैसे डिफेंस का मिनिस्टर जो है, अगर डिफेंस का कोई मैटर हुआ है तो डिफेंस का जो मिनिस्टर है वो अभी खड़े खड़े पार्लियामेंट के अंदर एक स्टेटमेंट पास करे और कहे कि ये मैटर, ये प्रॉब्लम किस वजह से हुआ है। ठीक है ना, तो उसके लिए कॉल अटेंशन मोशन जो है ऑपोजिशन लेकर आ सकती है। नेक्स्ट आता है कट मोशन। कट मोशन जो है, हमेशा याद रखिएगा, कट मोशन यूज होते हैं बजट के समय। कट मोशंस कब यूज होते हैं? बजट में। बजट हम लोग अगले आने वाले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे कि बजट कैसे पास होता है, क्या होता है। बजट के समय में कट मोशंस को यूज किया जाता है जब डिस्कशन चल रही होती है बजट की। डिस्कशन के दौरान क्या होता है कि मान लीजिए डिफेंस मिनिस्ट्री को सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपया दिया, डिफेंस मिनिस्ट्री को 1 लाख करोड़ रुपया दिया, तो ऐसे के अंदर आप इसके ऊपर चर्चा कर सकते हो। सपोज आपको लगता है कि ये पैसा कम है, ये पैसा ज्यादा है, ये पैसा वेस्टफुल है, या कोई एक चीज को कंसीडर नहीं किया गया, तो इन सब चीजों के ऊपर आप चर्चा कर सकते हो। याद रखिएगा, जब कट मोशंस आते हैं तो ये डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर होते हैं। डिमांड फॉर ग्रांट्स का मतलब वो पैसा जो बजट के थ्रू किसी न किसी मिनिस्ट्री को, किसी न किसी डिपार्टमेंट को दिया जाना है। 3 तरह के कट मोशन होते हैं। पहला है पॉलिसी कट मोशन, जिसके अंदर आप डिसअप्रूव करते हो किसी एक पॉलिसी को। सपोज डिफेंस के अंदर आपने कोई एक पॉलिसी है, जैसे हमने कहा कि हम सैटेलाइट्स के थ्रू भी मिसाइल्स को लॉन्च करेंगे, इसके लिए हमने बजट में पैसा डाल दिया। तो हो सकता है कि ऑपोजिशन कहे कि जी ये तरीका गलत है, आप ये वाली टेक्नोलॉजी को अभी आप डेवलप नहीं कर सकते, या आप साइबर वॉरफेयर के अंदर एथिकल काम नहीं कर रहे हो, तो वो पॉलिसी कट मोशन जो है वो ला सकते हैं। दूसरा है, सरकार ने कहा कि हम तो जी 1 लाख रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे डिफेंस में, और आप इकोनॉमी कट मोशन ले आए। आपने कहा जी ये पैसा आप बहुत ज्यादा लगा रहे हो, सारा काम मिला मिलू के टोटल 90,000 करोड़ का काम है, लेकिन आप 1 लाख करोड़ रुपए लेकर आ रहे हो।
तो ये जो है 10,000 करोड़ आप वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, इसको कम किया जाए। तो मोशन किस बारे में होगा कि टोटल जो बजट है डिफेंस का उसमें से 10,000 करोड़ कम कर दिया जाए। तीसरा आता है टोकन कट मोशन, यानी आप 100 रुपए का भी 100 रुपए भी कम करवा सकते हो। 1 लाख करोड़ में से आपने कहा जी 100 रुपए कम करवा दो। 100 रुपए का मतलब क्या होता है? पॉलिसी कट मोशन 1 रुपए का, टोकन कट मोशन 100 रुपए का, जिसके अंदर आप ये कह रहे हो कि जी आपने जो है 100 रुपए इसलिए कम करवाना है क्योंकि आपने जो है एंटी टैंक मिसाइल के बारे में तो कोई पॉलिसी ही नहीं बनाई, आप इस चीज को भूल ही गए। तो आपका तो स्पेसिफिक ग्रीवेंस है कि जी आपने ये जो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में बन रही है, आपने वो टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई बात ही नहीं करी। तो इस बात को करने के लिए आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो 100 रुपए कम कर दो। 100 रुपए जब कम होगा तो ऑटोमेटिकली लोगों का ध्यान चला जाएगा कि क्या मैटर है, 100 रुपए क्यों कम करवाया। इसलिए कम करवाया क्योंकि गवर्नमेंट जो है इस इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, इसके बारे में सुनने और सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। दैट इज नोन एज टोकन कट मोशन। तो ये जो कट मोशंस होते हैं ये बजट के टाइम पर यूज किए जा सकते हैं। और सबसे आखिरी जो है मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स का मतलब है, हमने ये पढ़ा है कि जब प्रेसिडेंट साहब जो है वो जब भी कोई नया साल शुरू होता है, जैसे 2025 2026 नया साल का पहला सेशन, जो बजट सेशन होता है उसके पहले सेशन के पहले दिन राष्ट्रपति जी अपनी राज बग्गी में बैठकर पार्लियामेंट में जाते हैं और दोनों हाउसेस को, लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करते हैं। एक, और दूसरा, जब नई लोकसभा बनकर आती है उसके पहले सेशन को भी हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है वो संबोधित करते हैं। तो एक तरह से साल में कम से कम एक भाषण तो प्रेसिडेंट का पार्लियामेंट के नाम पर होता है, और किसी साल में, हर 5 साल में लगभग 2 सेशंस भी पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट साहब के हो सकते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब जब भाषण दे देते हैं उसके बाद जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उस जो भाषण होता है उनका, उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं और उसके ऊपर भी मोशन ऑफ थैंक्स पास करते हैं। अगर कोई कंसर्न उनको नजर आता है कि प्रेसिडेंट साहब ने ये चीज गलत बोली या सही बोली, तो वो उसका जिक्र करके उसके ऊपर भी मोशन पास करवा सकते हैं। सपोज उनको लगा कि प्रेसिडेंट साहब ने कोई बात गलत बोल दी है तो उसके अगेंस्ट भी मोशन लाया जा सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। हमारे देश में कई बार ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट के भाषण के अगेंस्ट में ऑपोजिशन मोशन लेकर आती है। अब प्रेसिडेंट साहब से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पर प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मली प्रेसिडेंट साहब जो भाषण पढ़ते हैं, जिसको अधिभाषण बोलते हैं, वो जो भाषण वो जो पढ़ते हैं वो सरकार ने लिखा होता है, वो लिखा प्राइम मिनिस्टर ने होता है, प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से। क्योंकि प्रेसिडेंट साहब क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं कि ये मेरी सरकार है। प्रेसिडेंट साहब क्या मानते हैं कि जो सरकार बनी हुई है ये मेरी है। तो इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर का ही दिया हुआ भाषण पढ़ते हैं। तो ऐसे में अगर प्रेसिडेंट के मोशन ऑफ थैंक्स के ऊपर सवाल जवाब उठते हैं तो वो सरकार के ऊपर ही सवाल जवाब माने जा सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। तो इसे भी पास करना बहुत जरूरी है। ये भी पास हो जाता है, बट कई बार ऑपोजिशन जो है इसमें अड़ंगा डाल भी सकती है, लेकिन नंबर्स होना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हमने कॉम्प्रिहेंसिवली सेशंस एंड मोशंस के बारे में डिस्कशन किया है पार्लियामेंट के। सीयूईटी एग्जाम वगैरह के लिए इतना काफी है। हालांकि ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, इससे ज्यादा भी बहुत सारी डिटेल्स है। आप जितनी हायर स्टडीज या जितने हाई कोर्सेज में जाते चले जाएंगे उतनी ज्यादा डिटेल में और ज्यादा आपको इसमें पढ़ने की जरूरत हो सकती है, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इतना आपके लिए काफी है। तो यहाँ हमारा लेक्चर आज का समाप्त होता है। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स एंड जय हिंद।